हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का जो एग्ज़ाम है एसएस टेट का। ये एग्ज़ाम 10 फरवरी 2019 को हुआ था एंड दिस इज पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 21 से 30 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ प्लेन ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, देन द पावर ऑफ ईच पार्ट कितनी हो जाएगी, हमें फाइंड करना है। तो क्योंकि हमें फोकल लेंथ गिवन है, पहले इसकी पावर निकाल लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तब फॉर्मूला होता है 100/f। ठीक है, तो फिलहाल पावर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि फोकल लेंथ हमें सेंटीमीटर में गिवन है 10। तो पावर कितनी आ जाएगी, 10 डायप्टर। ठीक है, अब प्लेनो कॉनकेव लेंस है। प्लेनो कॉनकेव का मतलब इस तरह से कोई लेंस है, अगर आप इसको इक्वल पार्ट में काट दोगे, मतलब इसको इस तरह से हमने काट दिया, तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी या उसकी जो पावर होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अभी भी जो पावर होगी वो कितनी होगी, 10 डायप्टर। क्वेश्चन नंबर 22 है, टू नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग अ रेनबो इन द स्काईज। तो स्काई में आपको अगर इंद्रधनुष देखना है तो उसके लिए दो आवश्यक शर्तें क्या हैं। पहली बात तो ये कि जो इंद्रधनुष बनता है वो क्यों बनता है, क्योंकि सन से जो व्हाइट लाइट आती है वो वाटर ड्रॉप में जाकर के, उसमें 3 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन। तो जिसकी वजह से एक लाइट स्प्लिट होकर के 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाती है, मतलब स्प्लिट हो जाती है, स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है। तो अगर वाटर ड्रॉप हो ही ना तो फिर ये दिखेगा ही नहीं हमें, क्योंकि वाटर ड्रॉप ही तो एक तरह से यहाँ पे स्मॉल प्रिज्म का काम करती है। तो पहली बात तो ये कि बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। दूसरी शर्त ये है कि जैसे आपको रेनबो देखना है तो आपको अपनी जो पीठ होगी, आपको अपनी जो कमर होगी, वो आपको कमर करनी पड़ेगी इसकी तरफ, यानी कि जो सोर्स है उसकी तरफ, यानी कि आपके पीछे, अगर आप इस तरफ खड़े हैं तो आपके पीछे सोर्स होनी चाहिए। ओके, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी इन फ्रंट। फ्रंट में नहीं होनी चाहिए, पीछे होनी चाहिए। फ्रंट में नहीं होनी चाहिए, बिहाइंड होनी चाहिए। लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर नहीं लेंगे, हम लेंगे शुड बी सफिशिएंट वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4, द सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट शुड बी बिहाइंड अस एंड देयर शुड बी द सफिशिएंट वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is maximum at the center, is maximum at equator, decrease from equator to pole, decrease from poles to equator। देखो इसको समझते हैं पहले। G इक्वल टू होता है GM/r²। ठीक है, और G पोल पर मैक्सिमम होता है एक्चुअली, और सबसे मतलब G पोल पर मैक्सिमम होता है एज कंपेरेबल टू इक्वेटर। तो अर्थ को अगर देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर एक्चुअली जो R होता है रेडियस, एक तरह से एवरेज रेडियस कह सकते हैं ये वाला, तो इसकी वैल्यू कम होती है पोल पर, और ये इक्वेटर। तो अगर यहाँ पर पोल पर R की वैल्यू कम है तो G की वैल्यू ग्रेटर होगी या ज़्यादा होगी। और जब आप इक्वेटर पे आप वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर R की वैल्यू ज़्यादा है, तो कैपिटल R मान लेता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर स्मॉल g की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि G इन्वर्सली R पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ GM/r का स्क्वायर। तो G इन्वर्सली किस पर डिपेंड कर रहा है, R के स्क्वायर पर। तो पोल का रेडियस यहाँ पर कम है तो इसलिए वहाँ पर G की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मैक्सिमम कहाँ होगी, G पर। G पर क्या होगी, मैक्सिमम, और इक्वेटर पर मिनिमम। तो इसका मतलब ये होगा जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हो तो एक तरह से जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पर है, पोल पर, मिनिमम कहाँ पर है, इक्वेटर पर। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, डिक्रीजेज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 24 है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट्स एंगल कितना होगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होगा इट विल बी इक्वल टू माइनस के P डॉट E। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मिनिमम एनर्जी किस एंगल पर होगी। तो P डॉट E को आप ऐसे लिख सकते हैं PE cos थीटा, cos थीटा। अब देखो 3 केस हो सकते हैं, पहला थीटा की वैल्यू 0 हो, दूसरा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तीसरा थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। 3 स्पेशल केस ले लेते हैं। अच्छा, थीटा 0 डिग्री का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और पहले मैं सबको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ मान लेता हूँ, उसके बाद डायपोल हम अलग से रख लेंगे। अच्छा, डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना, पी की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो देखो
जब एंगल 0 डिग्री है तो डायपोल इस तरफ ऐसे रखा होगा, माइनस क्यू चार्ज इधर प्लस क्यू चार्ज इधर, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर तो डायपोल इस तरह से रखा हुआ, और यहाँ पर एंटी पैरेलल, माइनस साइन इधर प्लस क्यू इस तरफ, तो पी इस तरफ आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आप यहाँ पर देखो तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस के 1। तो जब आप माइनस पी ई कोस 0 रखोगे तो कोस 0 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के पी ई। फिर जब कोस मतलब थीटा 90 है तो यहाँ पर भी यू कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस पी ई, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा प्लस के पी ई। तो एक तरह से आप देखो कि 180 डिग्री पर तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब एंगल 0 डिग्री है। तो इसमें तो हमसे मिनिमम पूछा था, तो मिनिमम कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री होगा, यानी कि 0 या 0, यानी कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगे, पैरेलल, तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और जब ये एंटी पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल, तो तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और 0 कब होगी, 90 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 25, परसेंटेज एरर इन डिटरमाइनिंग द मास एंड स्पीड आपको गिवन है। आपको बताना है कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालो तो उसमें कितनी एरर होगी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। एक तरह से जब आप डेल्टा के ई अपॉन के ई निकालोगे तो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन में एम प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी अपॉन में वी। एरर को हम हमेशा ऐड करते हैं। अब एक्चुअली जो पावर होती है ना, वो पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है एरर में, रिलेटिव एरर जब आप निकालो। अब मास में एरर कितनी है 1% की, प्लस 2 इंटू वेलोसिटी स्पीड में कि 2% की है, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 मतलब 4, यानी कि 5% अपना आंसर आएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ सेल ऑफ मास 3 किलोग्राम एक्सप्लोड इनटू 2 फ्रेगमेंट ऑफ, उसका मास आपको गिवन है। अ सेल ऑफ मास m, तो इसका मास है 3 kg, और ये दो पार्ट्स में 1 kg और 2 kg पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। द रेशियो ऑफ मोमेंटा ऑफ फ्रेगमेंट एंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रेगमेंट आपको बताने की कितनी होगी। तो देखो ये एक्सप्लोड हो रहा है, इसका मतलब ये रेस्ट में रहा होगा, और लेट इसका मोमेंटम है P1 और इसका मोमेंटम है P2। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया हमारे पास 0, और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा P1 प्लस P2। अब बाहर से तो हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम P फाइनल के इक्वल होगा, यानी कि ये हो गया 0 और ये हो गया P1 प्लस P2। तो P1 बराबर किसके आ गया, माइनस के P2 के, और P1 अपॉन P2 कितना आ जाएगा, माइनस के 1। या फिर रेशो के टर्म में अगर आप लिखोगे तो रेशो कितना आ जाएगा, -1:1। वैसे तो माइनस नहीं है, तो इसका मतलब एक बात तो श्योर है कि मोमेंटम का जो रेशो होगा वो 1:1 ही रहेगा। तो इस ऑप्शन को मैं हटा देता हूँ। उसके बाद हमें निकालना काइनेटिक एनर्जी का रेशो। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है, देखो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, के E1 अपॉन के E2 बराबर हो जाएगा, या तो आप हाफ एम वी स्क्वायर लिखो, या फिर बेटर रहेगा कि हम यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करें पी स्क्वायर अपॉन 2m वाला, क्योंकि मोमेंटम का तो रेशो हमें पता है, एक्चुअली मोमेंटम तो इक्वल है। तो जो काइनेटिक एनर्जी वो इन्वर्सली किस पर डिपेंड कर रही होगी, मास पर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी 1 आप अगर आप लिखोगे तो वो हो जाएगा P1 का स्क्वायर अपॉन में 2m, हालांकि वो P तो हट ही जाएगा अभी, और ये हो जाएगा P2 का स्क्वायर अपॉन में 2m2। तो क्योंकि मोमेंटम इक्वल है ना, तो इसको इससे हटा दो, 2 से 2 कैंसिल करो, तो ये कितना आ जाएगा m2 अपॉन में m1 के। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशो होगा ke1 ke2 मतलब 1/2, तो m2 अपॉन m1 कितना होगा, तो m2 कितना है 2 और ये कितना है 1, तो हम कह सकते हैं ke1 रेशो ke2 दैट विल बी इक्वल टू 2:1। तो 1:1 तो मोमेंटम, 2:1 हमारा होगा काइनेटिक एनर्जी का रेशो, तो इसलिए हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे, तो मान लो ग्राउंड है यहाँ पर, इसको हमने फेंक दिया ऊपर की तरफ ऐसे। अब इट हैज़ ए स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज़ रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। यानी कि मैं मान लेता हूँ कि लेट उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो h मैक्स है, ठीक है। अब जब वो इतनी हाइट कवर कर ले रहा है कि वो अपनी मैक्सिमम हाइट के जस्ट आधे पर आ गया है, तो यानी कि जो हाइट है वो कितनी होगी, h मैक्स की आधी। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूँ। इस पर्टिकुलर पॉइंट बी पर
जो उसकी स्पीड है वो हमें गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो एक्चुअली मैं इसमें अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करूँ तो बहुत आसानी से हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो मैं अप्लाई करूँगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये क्यों मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि हाईएस्ट पॉइंट सी है, ये लोएस्ट पॉइंट ए है। तो इसका मतलब ये हो कि जो टोटल एनर्जी बी पॉइंट पर होगी बॉल की, वो बराबर होगी टोटल एनर्जी जो उसकी सी पॉइंट पर होगी। इज दैट क्लियर? एक और चीज़, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हाईएस्ट या अपने पीक पॉइंट पर होता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 0। अब टोटल एनर्जी बी पॉइंट पर देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में टोटल एनर्जी जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो सम होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब देखो टोटल एनर्जी बी पॉइंट पर कितनी होगी, हाफ m वेलोसिटी एट बी पॉइंट का स्क्वायर प्लस mg, और हाइट कितनी है तो मैं हाइट यहाँ पर कितनी लूंगा, h max अपॉन 2 बी पॉइंट पर, h max अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ पर टोटल एनर्जी सी पॉइंट पर देखो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी होगी mg और h max। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने अप्लाई कर लिया। नाउ आप ये देखो कि m तो सभी में आ रहा है तो m तो हट जाएगा, हटाओ इसको, तो 1/2 वी का स्क्वायर इक्वल टू, इसको ना इस तरफ ले आते हैं तो यह है जी एच मैक्स माइनस यह हो जाएगा जी एच मैक्स का हाफ। तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस 1/2 का मतलब हो गया 1/2 जी एच मैक्स। अच्छा ये m तो हट ही गया तो उसको रहने देते हैं। अब 1/2 से तो 1/2 कैंसिल आउट होगा, तो वी बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, जी एच मैक्स, हमें तो एच मैक्स निकालना है, सो इट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में जी। वी की वैल्यू कितनी है, वो है 8, तो 8 इंटू 8 अपॉन में जी की वैल्यू कितनी है 10, तो 64/10 आ गया, जिसको आप 6.4 भी लिख सकते हो। अब क्योंकि हम हाइट निकाल रहे हैं तो वो मीटर में आएगी, तो आंसर होगा ऑप्शन 2 6.4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28, अ वेट डब्ल्यू इज रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने लिया और इस पर हमने एक रख दिया ऑब्जेक्ट, इसका वेट है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू तो नीचे की तरफ होगा, और इसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा, नॉर्मल रिएक्शन एन कह लो या आर कह लो, की बात है, जो कि डब्ल्यू के इक्वल होगा। इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा अगर है तो आपको बताना है दैट विल मूव द बॉडी अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी कितना होगा। तो देखो आपको बताना है लीस्ट फोर्स जो आप अप्लाई करेंगे इसको मूव करवाने के लिए। तो एक्चुअली जो लीस्ट फोर्स होगी वो बराबर होगी कि कम से कम उतनी तो फोर्स आप लगा दो जितना कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा उसको अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो हमें लीस्ट फोर्स बताने कितनी होगी, तो मैं क्या कहूँगा कि जो लीस्ट फोर्स होगी इट विल बी नियरली इक्वल टू म्यू टाइम्स आर। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो बराबर होता है म्यू आर के। ठीक है, तो हमें कितनी फोर्स लगानी है, हमें इतनी फोर्स लगानी है कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के जस्ट इक्वल लग जाए। तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर के बराबर होता है, म्यू इंटू आर होता है क्या, वेट के इक्वल, जो मैंने आपको बता दिया नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होगा। अब देखो म्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और जो एंगल थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन में रिलेशन होता है वो होता है म्यू इक्वल टू टेन थीटा। तो मैं म्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ टेन थीटा से, तो हमारा जो फोर्स एटलीस्ट हमें लगानी पड़ेगी वो कितनी हो जाएगी, डब्लू टेन थीटा। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डब्लू टेन थीटा। एक ये रिलेशन हमने यूज करा म्यू इक्वल टू टेन थीटा, एक हमने ये रिलेशन यूज करा एफ इक्वल टू म्यू आर, और एक हमने ये कंसेप्ट यूज करा कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो वेट के इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 29, लेंथ कैन नॉट बी मेजर इन। देखो माइक्रोन एंगस्ट्रॉन फर्मी, माइक्रोन का मतलब होगा 10 की पावर माइनस 6 मीटर, एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और फर्मी का मतलब होगा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। ये सब ना लेंथ की ही एक तरह से यूनिट होती है, लेकिन कैंडेला जो है वो कैंडेला यूनिट होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। तो लेंथ को हम कैंडेला में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ आपको गिवन है, आरएमएस वैल्यू बताने की कितनी होगी। देखो इसमें जब भी साइन और कोस का कुछ भी आ गया ना वो उसकी पीक वैल्यू बताता है। जैसे इधर वी है तो वी की पीक वैल्यू क्या हो जाएगी 400। फिलहाल हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है,
तो RMS वैल्यू और पीक वैल्यू में रिलेशन होता है कि V0/√2 होता है RMS वैल्यू। तो V0 कितना है 400, डिवाइड कर दो इसको √2 से। तो अगर मैं √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो √2 इंटू √2 हो जाएगा, यानी कि 400 √2 अपॉन में ये हो गया 2, जिसको आप कैंसिल करके इसको लिख सकते हो VRMS वैल्यू 200 √2। तो इस हिसाब से अपना जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 200 √2 वोल्ट। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।